रहमानुर्रहीम। आप सबको इस चैनल में वेलकम किया जाता है। आज हमारा टॉपिक है लेक्चर 10 इकोनोमेट्रिक्स का सेमेस्टर 5th। ठीक है, और हमने इंटरप्रिटेशन करनी है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। ठीक है, इसमें हम वेरिएबल्स का डेटा लेंगे, ठीक है, और उनको ईव्यू के ऊपर अप्लाई करेंगे और उसके बाद उनकी आउटकम की इंटरप्रिटेशन करेंगे। ठीक, इसके लिए हमने 3 डिफरेंट वेरिएबल्स का डेटा लिया है। हमारे पास ये ईयर्स आ गए, ठीक है, टाइम सीरीज डेटा है। ईयर्स हमारे पास 1980 से 2016 तक है, ठीक है, और हमारे पास ये एक वेरिएबल आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग, दूसरा वेरिएबल आ गया ग्रॉस जीडीपी ग्रोथ रेट, और हमारे पास तीसरा वेरिएबल आ गया रियल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इनका हमने क्या करना है, एनालिसिस करना है, सिंपल मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करनी है। ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे, ईव्यू हमने ओपन कर ली है, हमारे पास ईव्यू सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इससे पहले जो हमने मैथमेटिकल नहीं इकोनोमेट्रिक्स का जो भी काम किया है, इससे पहले जो हमने 9 लेक्चर्स किए हैं उनको हम आज डायरेक्ट उनके आंसर निकालेंगे। इससे पहले जो भी हमने टी टेस्ट लगाया है, एफ टेस्ट लगाया है और उसके बाद स्टैंडर्ड एरर फाइंड किया था, ठीक है, उनको हम आज प्रैक्टिकल करेंगे। तो अब हमारे पास जो एक्सेल का डेटा बना हुआ है उसको हम इधर इंपोर्ट करते हैं। जो हमने अभी एक्सेल की फाइल देखी है वो डेटा हमारा डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, तो हम डेस्कटॉप को आपको इसका लिंक भेज दूंगा, आप इसे इंस्टॉल कर लेना ईव्यू को। ठीक है, ओपन, ठीक है, ये हमारे पास वेरिएबल्स का डेटा आ गया है। ठीक है, इसमें हमारे पास जीडीपी डिपेंडेंट वेरिएबल है और जीडीएस एंड इंटरेस्ट रेट आई, ठीक है, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे। तो ये हमारे पास रिग्रेशन ऐसे बनेगी, जीडीपी इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 जीडीएस प्लस बीटा 2 आई प्लस एरर टर्म। ठीक है, ये हमारे पास आज रिग्रेशन है। ठीक है, अब इसमें हमने ये चेक करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो अब ये हमने डेटा ले लिया। इसमें हम फर्स्ट डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा वह जीडीपी ग्रोथ रेट है, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्रोल के साथ दूसरे वेरिएबल को सिलेक्ट करके ओपन एज अ इक्वेशन जाएंगे। उसके बाद ये हमारे पास लीनियर रिग्रेशन मॉडल आ गया, ओआरएस आ गई, तो हम इस पे डायरेक्ट ओके करेंगे तो ये हमारे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की रिजल्ट आ गए। तो इन रिजल्ट को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, फिर इनको 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमने इधर रिजल्ट पेस्ट कर दिए। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की आउटकम आ गई। ठीक है, अब इनको हमने एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट हमारे पास ये डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, तो अबव जो टेबल है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल जीडीपी ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट इज ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें हमने जो डेटा लिया हुआ है, डेटा हमारा कहाँ से कहाँ तक है ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने मेथड कौन सा लगाया है, लीस्ट स्क्वायर मेथड लगाया है और हमारा
जो डेटा है वो हमारा टाइम पीरियड है 1980 से 2016 तक, और टोटल हमारी ऑब्जर्वेशन कितनी है 37। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एक टेबल आ गया है, इसकी हमने इंटरप्रिटेशन करनी है। ठीक है, अब इस टेबल में फर्स्ट हमारे पास ये आ गया सी। ठीक है, और ये सी हमारे पास क्या है, सी इक्वल टू इंटरसेप्ट या बीटा नॉट। ठीक है, ये हमारे पास बीटा नॉट आ गया। ठीक है, अब ये सी हमारे पास बात बताता है कि जब हमारे पास रियल इंटरेस्ट रेट का और जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक का इम्पैक्ट जीरो हो, ये दोनों जीडीपी को इम्पैक्ट ना कर रही हो, तो उस टाइम हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट कितना होगा 6.21। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इंटरसेप्ट सी सेप्ट shows the impact of independent variable zero then GDP is 6.21, GDP ग्रोथ रेट इज 6.21। ठीक है, इसका हमारे पास ये कोफिशिएंट आ गया, ये हमारे पास बीटा नॉट की वैल्यू आ गई। ठीक है, जब हमारे पास वेरिएबल का इम्पैक्ट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट जीरो होगा, तो उस टाइम हमारे पास जीडीपी 6.21 ग्रोथ रेट होगा। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू आ गई, और उसके बाद ये हमारे पास टी टेस्ट और प्रोबेबिलिटी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब टी टेस्ट और प्रोबेबिलिटी टेस्ट हम किस लिए यूज करते हैं, टी टेस्ट एंड prob value test is for estimation of significance। ठीक है, हम टी टेस्ट और पी टेस्ट वेरिएबल की जो टेस्ट टू एस्टिमेट द सिग्निफिकेंस इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस ऑफ ठीक है, हम टी टेस्ट और प्रॉब वैल्यू, ये जो हमारे पास टी टेस्ट और पी टेस्ट है, ये हम वेरिएबल्स की सिग्निफिकेंस को चेक करने के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस का मतलब ये जो हमने वेरिएबल लिए हैं, ये इसके साथ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे। ठीक है, मतलब ये जो इम्पैक्ट आउटकम हमारी आई है, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास सिग्निफिकेंस के लिए हम टी टेस्ट और प्रोबेबिलिटी टेस्ट यूज करते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं, जो एस्टिमेटर हैं, वो सिग्निफिकेंस है या नहीं है, तो रूल ऑफ थंब के मुताबिक हमारी टी टेस्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 2। ठीक है, दोनों साइड एब्सोल्यूट मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और प्रोबेबिलिटी वैल्यू लेस देन
10%, ठीक है, परसेंट हो तो ये हमारे पास वेरिएबल सिग्निफिकेंट, ठीक है, तो हमारे पास वो वेरिएबल क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। रूल ऑफ थंब के मुताबिक हमारी प्रोबेबिलिटी वैल्यू 2 से कम हो, 2 से ज्यादा हो सॉरी, ठीक है, 2 से ग्रेटर हो और पी वैल्यू 10% से बिलो हो तो हम कहेंगे वो वेरिएबल हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो अब हमने इंटरसेप्ट देखा है, अब इंटरसेप्ट की जो आउटकम आई है अब वो हम चेक करना चाहते हैं कि वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट। तो अब हमारे पास इंटरसेप्ट की जो पी वैल्यू आई है, टी वैल्यू आई है, वो आई है 5.85, ठीक है, मतलब 2 से ज्यादा है और हमारे पास प्रोबेबिलिटी वैल्यू 10% से कम है, 0.00 है। इसका मतलब है कि ये हमारा क्या है, सिग्निफिकेंस। तो हम इधर लिखेंगे आउटकम ऑफ इंटरसेप्ट इज सिग्निफिकेंट on the basis of t-test and p-value prop test, ठीक है। हमारा क्या है, आउटकम क्या है, सिग्निफिकेंट ऑन द बेसिस ऑफ टी टेस्ट एंड पी टेस्ट। आपने इस तरह उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, इस तरह हमने इंटरसेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। अब ये हमारे पास बीटा 1 की, बीटा नॉट की इंटरप्रिटेशन आ गई, ठीक। इसके बाद अब हम करेंगे बीटा 1 की इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया बीटा 1 की इंटरप्रिटेशन। अब बीटा 1 हमारे पास क्या है, जीडीएस, ठीक है। तो बीटा 1 का हमारे पास क्या आंसर है, ये हमारे पास बीटा 1 आ गया, ये हमारे पास बीटा 2 का आंसर आ गया, ये कोफिशिएंट आ गए, और ये हमारे पास बीटा नॉट आ गए, ठीक है। अब हम बीटा 1 को इंटरप्रिटेशन करेंगे, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास बीटा 1 है, ठीक है। तो अब बीटा 1 की कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे, अब ये बीटा 1 क्या है, बीटा 1 जो जीडीपी को है, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है, वो जीडीपी के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप कर रही है, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे पास बीटा 1 की वैल्यू आई है बीटा 1 की हमारे पास वैल्यू आई है -0.09, ठीक है, -0.09, ठीक है। तो अब आपने इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, अब इसको ऐसे करेंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग एज नेगेटिव impact on GDP ग्रोथ रेट, ठीक है। फर्स्ट ये आ गया कि ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग का जो रिलेशनशिप है जीडीपी के साथ वो नेगेटिव है, ठीक है। और ग्रॉस डोमेस्टिक, अब व्हेन 1 यूनिट, अगर हमारे पास ये लॉग फॉर्म में नहीं है तो हम लिखेंगे यूनिट, अगर हमारे पास ये लॉग फॉर्म में है तो हम लिखेंगे परसेंटेज 1 यूनिट चेंज कर इन जीडीपी when 1 unit occur change in GDS will be 0.09 यूनिट्स चेंज इन जीडीपी, ठीक है। अब हमने लिखा है कि जब अगर हमारे पास 1 यूनिट चेंज हो जीडीपी पे, इसका इम्पैक्ट पड़ता है 0.09 यूनिट चेंज इन जीडीपी,
ठीक है। GDS में ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग में अगर 1 यूनिट चेंज आए तो इससे आगे हम बताएंगे कि ये GDS ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग GDP के साथ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है या नहीं। तो सिग्निफिकेंस के लिए हमने देखा है कि हमारे पास टी टेस्ट की वैल्यू 10% से टी टेस्ट की वैल्यू 2 से ज़्यादा हो और प्रोबेबिलिटी वैल्यू 10% से कम हो तो तब हमारा वेरिएबल सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, तो अब ये हमारा वेरिएबल सिग्निफिकेंट नहीं है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, आउटकम आर इनसिग्निफिकेंट ऑन द बेसिस ऑफ टी टेस्ट एंड प्रोबेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, क्योंकि टी टेस्ट की वैल्यू इज 1.09 एंड प्रोबेबिलिटी प्रॉब वैल्यू 0.28 28% है और टी टेस्ट की वैल्यू -1.0 है, मतलब 2 से बिलो है। ठीक है, तो इसलिए ये जो हमारे पास GDS की आउटकम आई है ये इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, ये GDS की जो हमारी आउटकम आई है इनसिग्निफिकेंट है। इस तरह हम बीटा 2 की इंटरप्रिटेशन करेंगे कि बीटा 2 नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है और जब बीटा 2 में 1 यूनिट चेंज आए तो इसका इम्पैक्ट होता है 0.09 यूनिट चेंज GDP पे, और जो बीटा 1 की आउटकम आई है वो इनसिग्निफिकेंट है ऑन द बेसिस ऑफ टी टेस्ट एंड प्रोबेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, क्योंकि टी टेस्ट की वैल्यू 2 से बिलो है और प्रोबेबिलिटी टेस्ट 10% से ज्यादा है, 28% है। ठीक है, अब इसके बाद हम तीसरे कोफिशिएंट की तरफ जाएंगे, बीटा 2 की तरफ। ठीक है, ये हमने बीटा 1 का किया है। अब बीटा 2 के लिए बीटा 2 का जो कोफिशिएंट है वो है -0.24। ठीक है, और ये रियल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब इस रो की हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास बीटा 2 की वैल्यू आई है -0.24। ठीक है, हमारे पास बीटा 2 की वैल्यू आई है -0.24। तो ये हमारे पास है इंटरसेप्ट है, नहीं कोफिशिएंट है इंटरेस्ट रेट का। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इंटरेस्ट रेट एज नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन GDP ग्रोथ रेट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट इज नेगेटिव रिलेशनशिप विद इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। डिपेंडेंट वेरिएबल का इंटरेस्ट रेट के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, उसके बाद जो आउटकम आ रही है कि इंटरेस्ट रेट एज 0.24 यूनिट्स चेंज ट्रांसमिट इन GDP ग्रोथ रेट। ठीक है, कितनी यूनिट्स चेंज डाल रहा है? 0.24 24 यूनिट चेंज डाल रहा है, 0.24 यूनिट चेंज डाल रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास बीटा 2 की सिग्निफिकेंस है वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। तो बीटा 2 की हमारे पास टी टेस्ट वैल्यू 2.42 -2.42, मतलब ये 2 से ज्यादा है। ठीक है, नेगेटिवली, और प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.02, मतलब 2% है, 10% से बिलो है। तो जो हमारे पास बीटा 2 का कोफिशिएंट है, एस्टिमेटर है, वो क्या स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है ऑन द बेसिस ऑफ टी टेस्ट एंड प्रोबेबिलिटी वैल्यू। ठीक है, तो हम लिखेंगे आउटकम ऑफ इंटरेस्ट रेट एज सिग्निफिकेंट ऑन द बेसिस ऑफ टी टेस्ट एंड प्रोब वैल्यू। ठीक है, उसके बाद ये हमने कोफिशिएंट की इंटरप्रिटेशन कर दी, आपने इसी तरह इंटरप्रिटेशन करनी है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आ गया आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिटनेस को यूज चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एडजस्टेड आर स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम को एडजस्ट करके फिर हमें बताता है, जो हम एडिट करते हैं न्यू वेरिएबल एडजस्ट करके हमें बताता है कि हमारी गुड रिग्रेशन जो है गुड फिट आ रही है या नहीं आ रही। जो आर स्क्वायर की रेंज है ये 0 to 1 है, अगर 0 के करीब है तो
हमारी जो रिग्रेशन है गुड फिट नहीं है, और अगर ये 1 के करीब है तो हमारी रिग्रेशन गुड फिट है। इन दोनों की वैल्यू करीब करीब आनी चाहिए। तो हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू 18% है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो रिग्रेशन है गुड फिट नहीं है, 0 के करीब है। ठीक है, तो आर स्क्वायर की हम इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? ये हमारे पास आर स्क्वायर की आ गई। आर स्क्वायर शोज द रिग्रेशन इज नॉट गुड फिट। ठीक है, बिकॉज 80%, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 80%, बिकॉज वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज 18%। ठीक है, और एडजस्टेड आर स्क्वायर की भी 0 के करीब है। दोनों वैल्यूज ये सजेस्ट कर रही हैं कि हमारी रिग्रेशन गुड फिट नहीं है। ठीक है, उसके बाद तीसरा टेस्ट हम पढ़ते हैं एफ टेस्ट। ठीक है, उसके बाद आ गया एफ टेस्ट। ठीक है, तो एफ टेस्ट हम ओवरऑल सिग्निफिकेंस के लिए यूज करते हैं। एफ टेस्ट ओवरऑल सिग्निफिकेंस के लिए यूज करते हैं। अगर एफ टेस्ट का जो एफ टेस्ट का नल हाइपोथेसिस है, देयर इज नो लॉन्ग रन सिग्निफिकेंस, देयर इज नो ओवरऑल सिग्निफिकेंस। ठीक है, देयर इज नो ओवरऑल सिग्निफिकेंस। ठीक है, अगर हमारी प्रोबेबिलिटी वैल्यू 10% से बिलो हो तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब है कि जो मॉडल है ओवरऑल सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एफ टेस्ट की वैल्यू 0.33% आ रही है प्रोबेबिलिटी वैल्यू। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि एफ टेस्ट इज यूज फॉर द ओवरऑल सिग्निफिकेंस। एफ टेस्ट का नल हाइपोथेसिस होता है कि मॉडल ओवरऑल सिग्निफिकेंट नहीं है। इफ द प्रोब वैल्यू बिलो द 10%, तो मॉडल हमारे पास ओवरऑल सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी वैल्यू 10% से बिलो हो तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं और मॉडल हमारा ओवरऑल सिग्निफिकेंट है। तो हमारा जो एफ टेस्ट की वैल्यू है 10% से बिलो है। ठीक है, 0.033% है, तो ये है और जो हमारा मॉडल है ये ओवरऑल सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अभी तक हमने इतनी चीजें हमने कैलकुलेट की हैं। उसके बाद ये कान इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया, शेवान इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया, ये हम लैग सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं। और जितना इनकी वैल्यू बिलो होगी उतनी हमारी रेग्रेशन की जो आउटकम है, जो हमारी रेग्रेशन के लिए रिजल्ट्स हैं, जो हमारी लैग सिलेक्शन है वो बेस्ट है। ठीक है, और ये डर्बन वास्टन टेस्ट हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ये ऑटो कोरिलेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर डर्बन वास्टन की वैल्यू 2 के करीब हो तो नो ऑटो कोरिलेशन, अगर 0 और 4 के करीब हो तो देयर इज एग्जिस्ट द ऑटो कोरिलेशन। ये आज का हमारा टॉपिक था। ठीक है, आप सब इसको डिटेल से करें। अगर इसमें आपको जो चीज समझ नहीं आई वो हम आपको फिर एक्सप्लेन कर देंगे। आज हमने बीटा नॉट की इंटरप्रिटेशन की, बीटा 1 की इंटरप्रिटेशन की और बीटा 2 की इंटरप्रिटेशन की। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज।